हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम है सरोज और आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूनिट 5 से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज करने वाले हैं। और हिंदी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 तारीख को है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आज से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, आज पहली क्लास है आपकी प्रैक्टिस सेशन की और यूनिट 5 पे आज हम एमसीक्यूज करेंगे। आज मैंने पीवाईक्यूज नहीं रखे हैं, एमसीक्यूज ही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पीवाईक्यूज के साथ एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न नंबर एक आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए आपको आंसर देना है। और ये प्रश्न है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। उपरोक्त पंक्तियां रश्मि रथी के कौन से सर्ग से अवतरित है? आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है रश्मि रथी की है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो रश्मि रथी की कौन से सर्ग से है ये पंक्तियां, ये आपको बताना है। ठीक है, रश्मि रथी के कौन से सर्ग से अवतरित है ये पंक्तियां? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग या फिर चतुर्थ सर्ग? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कि तृतीय सर्ग से ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के लिए आपको जवाब देना है, रेवा तट जो चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है, उसमें रेवा तट किस नदी का दूसरा नाम है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, रेवा तट आपके सिलेबस में ही है। चंद बरदाई की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है रेवा तट। ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग कौन सा है? तो 27वां सर्ग है रेवा तट। ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि रेवा तट जो है पृथ्वीराज रासो का कौन से नंबर का सर्ग है? 27वां सर्ग है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रेवा तट किस नदी का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3 के लिए अब आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? आपको पता है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। झरना, लहर, कामायनी, आंसू। ठीक है, तो ये सारी की सारी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। तो इनमें से हिंदी का मेघदूत किसको कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखते हैं हम, क्या है? आंसू। इसका सही जवाब है आंसू। आंसू जो इनकी कविता है, इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है और आपके सिलेबस की ये कविता है, इसलिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पूरी डिटेल। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, किसका कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। इनमें से कौन से इनमें से किसका कथन है ये कि मुक्ति बोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है? कौन सी विद्वान ने ये कहा है, ये आपको बताना है, या फिर कौन से आलोचक ने ये कहा है? तो प्रश्न नंबर 4 के लिए सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इतने में अंधियारे सोने में कोई चीख गया है, रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तो खोज अब, उसको तो शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, जिसका तू शिष्य है वह तेरी गुरु है। पंक्ति आप पहचान गए होंगे कौन सी कविता से है ये। अगर आप पंक्तियां पहचान गए हैं, कविताएं आपने अच्छे से पढ़ी हैं, तो फिर आप इसका लेखक भी पहचान जाएंगे कि कौन है ना, कौन से कवि के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। आपको पता है कि अब आपको जो कविताओं वाला पोर्शन है वो बहुत ही टफ तरीके से पूछा जाता है ना, बहुत लंबी लंबी आपकी कविताएं हैं और उसमें से आपको पंक्तियां पूछी जाती है, लाइन में सीक्वेंस में लगाने को आती है कि पहले कौन सी पंक्ति आएंगी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी, जो कि थोड़ा मुश्किल है टास्क आपके लिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, कविताएं बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है और कुछ कविताएं जो छोटी हैं उनको याद कर लें आप,
और जो लंबी कविताएं हैं उनको बहुत अच्छे से उसकी स्टोरी जो है याद कर ले, मतलब कि समझे उसको कि क्या लिखा गया है इसमें, क्या संदेश देना चाह रहा है इसमें कवि, और पहले वो किस चीज के लिए संदेश दे रहा है, कौन सी बात का संदेश दे रहा है, और फिर वो बाद में कौन सी बात का संदेश दे रहा है, ये आपको बताना है उसमें। ठीक है, तो मतलब आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कविताओं को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो छोटी कविताएं हैं उनको आपको याद कर लेना है, जो कुछ आपके सिलेबस में छोटी छोटी कविताएं भी हैं उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन जो लंबी कविताएं हैं, जैसे अंधेरे में कविता है, बहुत ही ज्यादा लंबी है वो, है ना, और निराला जी की बहुत सी कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में है, सरोज स्मृति है, और ये अज्ञे जी की असाध्य वीणा है, और भी निराला जी की कविताएं हैं लंबी लंबी। तो जो लंबी कविताएं हैं उनको आपको सिर्फ समझना है, तो आप उसमें उसको अच्छे से उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जवाब देंगे, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की कौन सी कविता है ये? अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता बहुत लंबी कविता है जो आपके सिलेबस में है, और अगर आपने उस कविता को पढ़ा होगा तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंधेरे में कविता की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के लिए आपको जवाब देना है। आप प्रश्न नंबर 6 में पढ़ देती हूँ क्या है। श्रद्धा ने कैसे अनुमान लगाया कि प्रलय के बाद भी कोई मनुष्य जीवित है? अब आपने ये पढ़ा है ना। कामायनी, कामायनी में जो आपका 3 सर्ग हैं, श्रद्धा और ईड़ा, और कौन सा है आपके सिलेबस में, तो तीनों सर्ग आपको पता होने चाहिए। वैसे तो कामायनी का आपको सारे सर्ग याद रखने हैं, सर्ग तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, 15 सर्ग है ना। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक करवाई हुई है। चिंता की आशा में श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, है ना। और मतलब पूरी आपको मैंने 15 के 15 सर्ग की ट्रिक याद करवाई हुई है, और पूरे 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए। ओके, और श्रद्धा, यहाँ पे पूछा गया कि श्रद्धा ने कैसे अनुमान लगाया कि प्रलय के बाद भी कोई मनुष्य जीवित है। जब आपको पता है कि पूरा जो धरती है उसका विनाश हो जाता है ना, प्रलय आता है और वो पानी के द्वारा धरती जो है वो नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद भी 2 मनुष्य जीवित होते हैं, है ना, एक श्रद्धा और एक मनु। तो 2 मनुष्य जीवित होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन श्रद्धा कुछ देखती है। इसमें से क्या देखती है वो, कि वो अनुमान लगाती है कि कोई मनुष्य जीवित है, जबकि पूरी धरती खत्म हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी जीवित नहीं है। मनु भी यही सोच रहे हैं कि कोई भी जीवित नहीं है, श्रद्धा भी यही सोच रही है कि कोई जीवित नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन श्रद्धा कुछ ऐसा देखती है जिससे उसको पता चलता है कि कोई अभी भी जीवित है, कोई मनुष्य जीवित है। तो इनमें से क्या देखती है वो? बलि का अन्न देखती है, झोंपड़ी देखती है, या मनु को देखती है, या फिर खेत देखती है? क्या देखती है इनमें से कि उसको ये पता चलता है कि कोई मनुष्य अभी भी जीवित है? तो इसमें से इसका सही जवाब होगा बलि का अन्न। तो बलि का अन्न देखती है वो, बलि चढ़ाया हुआ अन्न देखती है वो, किसी पत्थर पर रखा हुआ है, तो उसको पता चल जाता है कि कोई मनुष्य जो है वो जीवित है ना। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सर्वाधिक उपयुक्त है? कि पृथ्वीराज रासो को ज्यादातर प्रमाणिक माना गया है, अर्ध प्रमाणिक, या फिर अप्रमाणिक, या फिर जाली ग्रंथ। इनमें से बहुमत मतलब आपको बताना है, बहुमत किस तरफ जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, पृथ्वीराज रासो के बारे में ये चारों ही चीजें उपयुक्त है, चारों ही चीजें। कुछ विद्वानों ने इसको प्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक, कुछ ने अप्रमाणिक, कुछ ने इसको जाली ग्रंथ भी बोला है ना, किसी ने जाली ग्रंथ भी बोला है इसको। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, या फिर बहुमत किसकी तरफ है, आपको ये बताना है। तो इनमें से इसका सही जवाब कौन सा हुआ? अर्ध प्रमाणिक, है ना। ज्यादातर विद्वान इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, और शुक्ल तो इसको जाली ग्रंथ बोलते हैं पूरा, है ना। ये ग्रंथ पूरा का पूरा जाली है। अगर आपने शुक्ल वाली बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने इसको प्रमाणिक बोला है, किसने अर्ध प्रमाणिक, किसने अप्रमाणिक, और किसने इसको जाली ग्रंथ बोला है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी, विशाख, चंद्रगुप्त नाटक, या फिर स्कंदगुप्त नाटक। ये सारे के सारे नाटक हैं। कल ही मैंने ये पढ़ाया है, ये पंक्तियां कल ही पढ़ाई हैं आपको। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है कि ये ध्रुव स्वामी नाटक से है, विशाख नाटक से है, चंद्रगुप्त नाटक से है या फिर स्कंदगुप्त नाटक से है। अगर आपने कल की क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सी, चंद्रगुप्त नाटक से है ये पंक्तियां। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंक्तियां किस कवि की हैं? हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत फेमस पंक्तियां, आपने बहुत बार सुनी भी होंगी, है ना। लेकिन देखते हैं आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए, समय भी समाप्त हो चुका है, देखते हैं। तो ये पंक्तियां जो है वो सोहनलाल द्विवेदी की हैं, है ना। और हरिवंश राय बच्चन की तो बिल्कुल भी मत समझिएगा आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कुछ कुछ लोगों के द्वारा कि ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की है, लेकिन नहीं है उनकी, ये सोहनलाल द्विवेदी की है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मतलब पूरे पूरे चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर ये पंक्तियां पढ़ी थी। कौन सा जो उनका शो आता है उसमें, है ना। तो ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से मतलब याद रखना है, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव है। वरन, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर था। वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, ठीक है यहाँ नहीं आएगा, है इधर ही आएगा। वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, कथन किसका है? महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का, आचार्य शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी, आपको पता है ना, पद के साथी जब मैं अभी पढ़ा रही थी आपको यूनिट 10 में, आपको तब बताया था कि महादेवी वर्मा ने जो पद के साथी लिखा है, तो उनके जब जब ये साहित्य लिख रही थी और जब इनकी जर्नी थी ये काव्य के क्षेत्र में, तो इनके साथी कौन कौन थे? जो कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, तो उनमें कौन कौन इनके साथी थे वो मैंने आपको बताया था। तो उनमें से कौन नहीं है ये अब आपको बताना है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से कौन नहीं है? क्या मैथिली शरण गुप्त नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नहीं है? इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया था। अब देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं इसका। और हाँ और नहीं बहुत ही ध्यान से पेपर में पढ़िएगा, ठीक है। हाँ और नहीं, आपसे हाँ पूछा है नहीं पूछा है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर में, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप बहुत ही उत्साह में आकर के कि हाँ मुझे तो ये सवाल का जवाब आता है, और आप क्या कर दें इसको हाँ कर दें, और आप देख लें कि हाँ मैथिली शरण गुप्त तो है इसमें, और मैथिली शरण गुप्त पे लगा दिया टिक, है ना, और आपने अगले दो देखे ही नहीं। तो ऐसा भी होता है एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से, सबसे पहला आपका जो ये पॉइंट है एग्जाम में जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर 11 का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनके बाद के हैं, और ये मैथिली शरण गुप्त इनके साथ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इनके साथ हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो आपको पता है ये छायावादी कवि हैं, ठीक है। इनके साथ ही हैं प्रसाद पंत, निराला और महादेवी, ये चार स्तंभ ही छायावाद में आते हैं, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। विद्यापति की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर करुण रस? कौन सा रस है विद्यापति की रचनाओं में, आपको बताना है, प्रधान रस बताना है आपको, ठीक है। एक शुक्ल का कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के लिए उनका यह कथन है,
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें पहनकर विद्यापति के गीतों को या विद्यापति की रचनाओं को कुछ लोगों ने क्या माना है, धार्मिक माना है ना। लेकिन इनकी रचनाएं धार्मिक नहीं है, ऐसा शुक्ल कहते हैं। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, श्रृंगार रस। तो ये शुक्ल कहते हैं कि ये श्रृंगार रस के ही कवि हैं, है ना, भक्ति की कोई बात नहीं है इनके काव्य में, ऐसा कहते हैं वो। चलो प्रश्न नंबर 13, विद्यापति की पदावली किस शैली में रची गई है? वार्तिक शैली, गीतात्मक शैली, कथा शैली, वर्णनात्मक शैली। विद्यापति की पदावली तो आपके सिलेबस में है ही, तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कौन सी शैली में रची गई है ये बताइए? वार्तिक शैली, गीतात्मक शैली, कथा शैली, वर्णनात्मक शैली, विद्यापति की पदावली। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है इसका डी, वर्णनात्मक शैली में है विद्यापति की पदावली। चलें प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 के लिए आपको जवाब देना है। नागमती अपने वियोग को व्यक्त करने के लिए किसे माध्यम बनाती है? नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में है ना, घनानंद द्वारा लिखा गया नागमती वियोग खंड। नागमती अपने वियोग को व्यक्त करने के लिए किससे माध्यम बनाती है? बादल और पवन, चंद्रमा और नदी, पक्षी और पेड़, सूरज और पर्वत। अगर आपने नागमती वियोग खंड पढ़ा होगा तो ही आपको इसका जवाब पता होगा, है ना। पढ़ा तो सब कुछ ही होगा अब आपने, क्योंकि आपका एग्जाम है। चलें, इसका सही जवाब है बादल और पवन। बादल और पवन को आधार बनाती है या फिर माध्यम बनाती है नागमती। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, भ्रमर गीत सार में भ्रमर किसका प्रतीक है? भ्रमर गीत सार सूरदास की रचना है आपके सिलेबस में, भ्रमर गीत सार। साथ साथ में आप याद भी रखें इसको, सूरदास, भ्रमर गीत सार। भ्रमर किसका प्रतीक है इसमें? उद्धव इसमें भ्रमर है ना, उद्धव को कहा गया है भ्रमर, लेकिन प्रतीक किसका है? प्रेम का, ज्ञान का, अहंकार का या फिर वैराग्य का? प्रश्न नंबर 15 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, इसका सही जवाब है अहंकार का प्रतीक है भ्रमर। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 16, के लिए आपको जवाब देना है। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को किसके समान बताया? गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को किसके समान बताया? गोपियों की और उद्धव की बहस होती है आपस में, वार्तालाप होता है आपस में, है ना। तो गोपियां कुछ उलाहना दे रही हैं उद्धव को, और उसके ज्ञान को वो किसके समान बताती हैं? मृग तृष्णा के समान, भ्रमर के समान, दीपक के समान या तितली के समान? प्रश्न नंबर 16 के लिए आपको जवाब देना है, और इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा। यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइपिंग एरर है, तृष्णा इस तरह से लिखा जाता है, तृष्णा। ठीक है, तो ये आप इसको करेक्ट कर लें, मृग तृष्णा के समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चले जी, प्रश्न नंबर 17, कबीर की प्रसिद्ध उक्ति मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, यहाँ पे पूरी पंक्ति तो नहीं दी है। कबीर की प्रसिद्ध उक्ति है मसी कागज छुयो नहीं, का अर्थ बताना है आपको कि उन्होंने पढ़ाई का विरोध किया है, अनुभव और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी है, धार्मिक ग्रंथों का समर्थन किया है, या फिर लेखन कार्य की प्रशंसा की है। क्या किया है यहाँ पर? कबीर की प्रसिद्ध उक्ति मसी कागज छुयो नहीं का अर्थ क्या है? क्या इन्होंने पढ़ाई का विरोध किया है, अनुभव और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी है, धार्मिक ग्रंथों का समर्थन किया है, या फिर लेखन कार्य की प्रशंसा की है? तो बताइए क्या किया है इन्होंने। चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव और आत्मज्ञान को इन्होंने प्राथमिकता दी है, कि मतलब मुझे अनुभव है, आत्मज्ञान है, इसीलिए मतलब इतना ज्यादा अनुभव है कि मैंने कागज मतलब कलम, दवात, कागज कुछ भी नहीं छुआ है, और फिर भी मैं कैसी बातें करता हूँ? अनुभव की बातें, ज्ञान की बातें, है ना। तो अनुभव है इनको, अपने अनुभव के आधार पर। देखो ये वाला सवाल ना बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है,
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अनुभव की बात करते हैं ये आपको बहुत ही मतलब ध्यान रखना है कि अनुभव की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले भी ये सवाल पूछा गया बहुत घुमा फिरा के, तो वहां पे अनुभव को आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 18, अमीर खुसरो को उनकी पहेलियां और मुकरियां या पहेलियों और मुकरियों के लिए किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को उनकी पहेलियों और मुकरियों के लिए किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो आपके सिलेबस में है, कबीर आपके सिलेबस में है, तो बताना है आपको कि उनकी पहेलियों और मुकरियों के लिए उनको किस नाम से जाना जाता है। क्या संगीतज्ञ के नाम से, त्वरित बुद्धि के कवि के नाम से, आत्मिक आध्यात्मिक संत के नाम से, या फिर राजनीतिक सलाहकार के नाम से? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 के लिए 18 का सही जवाब देखते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी, त्वरित बुद्धि के कवि के नाम से। प्रश्न नंबर 19, दोष रहित गुण सब सखे मानो सहज सुजान, ज्यों फुले के गूथिए शीतल वसंत समाए, इस दोहे का क्या अर्थ है? दोष रहित गुण सब सखे मानो सहज सुजान, ज्यों फूले के गूथिए शीतल वसंत समाए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद की पंक्तियां हैं, ठीक है। इस दोहे का अर्थ बताना है आपको। गुण और दोष समान है, गुण को दोष रहित मानना चाहिए, दोष को अनदेखा करना चाहिए, मित्रता में दोषों को स्वीकार करना चाहिए। बताएं इसका सही जवाब क्या है? घनानंद आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस से ही सब कुछ लिया हुआ है, तो आपको पता होगा। चले, बी ऑप्शन इसका सही है, गुण को दोष रहित मानना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, जो घट घनानंद नंदिन में को सुख सुधा न चाखी सका, इस पंक्ति में कौन सा रस व्यक्त हुआ है? जो घट घनानंद नंदिन में को सुख सुधा न चाखी सका, कौन सा रस व्यक्त हुआ है? वियोग रस, संयोग रस, शांत रस, करुण रस। जो घट घनानंद नंदिन में को सुख सुधा न चाखी सका। सही जवाब है वियोग रस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21, मीरा का यह पद किस भावना को व्यक्त करता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुना होगा आपने, ये पंक्तियां पढ़ी होंगी। मीरा का यह पद किस भावना से व्यक्त है, किस भावना को व्यक्त करता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वियोग भाव, संयोग भाव, भक्ति और आत्मिक संतोष, करुणा का भाव। किस भावना को व्यक्त करता है, कौन से भाव को व्यक्त करता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? तो इसका सही जवाब होगा भक्ति और आत्मिक संतोष। राम रतन धन पायो मतलब कि वो बोल रही है कि मैंने धन को प्राप्त कर लिया है राम के रूप में, ईश्वर के रूप में। चलिए प्रश्न नंबर 22, प्रिय प्रवास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, आपके सिलेबस में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास आपके सिलेबस की रचना है। कौन सा पुरस्कार मिला था इस रचना को, ये बताना है आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला पारितोषिक और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर वियोगी हरि पुरस्कार? कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिऔध जी को इस रचना के लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला पारितोषिक, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वियोगी हरि पुरस्कार? प्रश्न नंबर 22 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है मंगला पारितोषिक। मंगला पारितोषिक से इनको सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23, साकेत में कौन सा प्रमुख संदेश दिया गया है? साकेत का नाम है अयोध्या, सॉरी साकेत का मतलब है अयोध्या। कौन सा संदेश दिया गया है इसमें? प्रेम और त्याग का, संघर्ष और विजय का, शौर्य और युद्ध का, सामाजिक और धार्मिक सुधार का? इनमें से कौन सा प्रमुख संदेश है जो इसमें दिया गया है साकेत में? प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है प्रेम और त्याग का संदेश दिया गया है। इसमें राधा के माध्यम से प्रेम और त्याग का
संदेश दिया गया। प्रश्न नंबर 24, भारत भारती में भारतीय राजनीति के बारे में क्या संदेश दिया गया है? भारत भारती में भारतीय राजनीति के बारे में क्या संदेश दिया गया है? भारतीय राजनीति में धर्म का महत्व, भारतीय राजनीति में समाजवाद का प्रचार, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, भारत में साम्राज्यवाद का विरोध। प्रश्न नंबर 24, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बता रहे हैं, पूछ रहे हैं भारतीय राजनीति के बारे में क्या संदेश दिया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का। प्रश्न नंबर 24, भारत भारती में किस पंक्ति से भारत के गौरव का आह्वान होता है? भारत माता की जय, भारत के लिए मरने वालों का गौरव, वह राष्ट्र महान है जो संस्कृति की धारा में बसा है, भारत भूमि अमर है। क्या संदेश दिया गया इसमें? सॉरी, भारत भारती में किस पंक्ति से भारत के गौरव का आह्वान होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। संदेश वाला पीछे था क्वेश्चन। भारत के गौरव का किस पंक्ति से पता चलता है? साधारण भाषा में अगर हम बोले तो किस पंक्ति से पता चलता है कि भारत के गौरव के बारे में बात हो रही है? वह राष्ट्र महान है जो संस्कृति की धारा में बसा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, आंसू काव्य की किस पंक्ति से नारी के दर्द का चित्रण होता है? नारी दुखों में बसी हुई है, आंसू है उसके आंचल में। वह नारी जो कभी हंसती है लेकिन आंसू छिपाती है। नारी की आंखों में चुपके से एक दर्द बसा है। नारी का जीवन एक आंसू है जो हर दर्द को छुपाती है। किस दर्द का चित्रण हो रहा है यहां पर? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, नारी दुखों में बसी हुई है, आंसू है उसके आंचल में। प्रश्न नंबर 27, कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक शिक्षा देना, मानव जाति के संघर्ष और विकास को प्रस्तुत करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित करना। कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 में लिखी गई है। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पात्र इसके कौन कौन है, कौन से सर्ग में कौन वार्तालाप कर रहा है, किससे वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, ये संवाद जो होते हैं वो भी आपको याद रखने होते हैं, पंक्तियां भी आपको याद रखनी है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको क्या है? धार्मिक शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर ए। चले, तो ये थे आपके क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन हमने आज किए हैं यूनिट 5 से। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज और साथ में एमसीक्यूज भी, पीवाईक्यूज के साथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से। और हाँ, एक जानकारी आपको देनी है मैंने कि 1 जनवरी 2025 से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या हिंदी साहित्य से कोई भी एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी, या फिर और भी कोई एग्जाम आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं, तो उन सब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से आपका नया बैच शुरू हो रहा है और प्रैक्टिस सेशन इसी तरह से आपका चलता रहेगा। और एक दिन हम यूट्यूब पे मैराथन भी करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।